अब हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम, यानी कि सी का प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। जैसे नॉर्मली हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो हमें EXE फाइल मिल जाती है, लेकिन इंटरनली कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो चीज़ हम सीखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है ताकि हमें ये पता होना चाहिए, कई बार इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से फेजेज या सॉफ्टवेयर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं सी के प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं सी का प्रोग्राम कैसे हम लिखते हैं। एक सिंपल सा प्रोग्राम हम ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे मेन और यहाँ पे हमने लिखा प्रिंटफ हेलो। तो ये एक बहुत सिंपलेस्ट प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को हम अभी ये देखना है कि ये प्रोग्राम क्या अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम है या नहीं है। तो ये अलग अलग कंपाइलर पे डिपेंड करता है। तो जैसे मान लिया केवल इतना प्रोग्राम लिखा हुआ है और हमने इस प्रोग्राम को p1.c नाम से सेव कर रखा है। जैसा कि हमें पता है कि सी के प्रोग्राम का एक्सटेंशन .c होता है। तो अगर हम इस प्रोग्राम को इतना ही लिखा रहने देते हैं और टर्बो C3 कंपाइलर पे कंपाइल कराते हैं, टर्बो C3 कंपाइलर है वैसे सी के लिए, लेकिन अगर स्पेशली देखा जाए तो हमारे पास टर्बो C2 एक कंपाइलर होता है जो कि सी का स्पेशलाइज्ड कंपाइलर है। सी के लिए स्पेशलाइज्ड कंपाइलर है। टर्बो C3 C एंड C++ के लिए, दोनों के लिए। जैसा कि हमें पता है कि C++ इज सुपरसेट ऑफ C। जैसे मान लिया ये C लैंग्वेज है तो ये हमारी C++ है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी C के प्रोग्राम्स हैं, कंप्लीट C प्रोग्राम, यहाँ मैं कंप्लीट बोल रहा हूँ तो कंप्लीट का मीनिंग का मतलब ये है कि जो चीज़ें हम ऑप्शनल होती हैं प्रोग्राम में उसे भी लिख देंगे। तो हर एक कंप्लीट C प्रोग्राम C++ का भी एक वैलिड प्रोग्राम है। यानी कि C++ के अंदर हम C के सारे फंक्शनलिटीज और स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकते हैं। इसी वजह से हम टर्बो C3 कंपाइलर, जो कि C++ का कंपाइलर है, उसके अंदर हम C के प्रोग्राम भी रन करा सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि ये एक छोटा सा प्रोग्राम है और ये वैसे तो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, लेकिन क्या है कि इसको अगर हम टर्बो C3 में रन कराएंगे तो कुछ वार्निंग आएंगी और वार्निंग को इग्नोर कर देंगे तो इसका आउटपुट भी आ जाएगा। यहाँ पे मैंने getch फंक्शन नहीं इंक्लूड किया है। तो टर्बो C3 कंपाइलर की पहले अभी हम बात करते हैं, बाद में दूसरे कंपाइलर्स की भी बात करेंगे। तो टर्बो C3 के अंदर जब हम इसको रन कराते हैं तो आउटपुट तो आ जाता है, लेकिन आउटपुट देखने के लिए हमें Alt+F5 की का यूज करना होता है। Alt+F5 की क्या होती है? ये एक विंडो से दूसरी विंडो में स्विच करने के लिए यूज होती है। जैसे मैसेज विंडो, एडिटर विंडो, आउटपुट विंडो, तो ये कई सारी विंडो में अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो Alt+F5, या सिंपली हम ये कह सकते हैं प्रोग्राम को कंपाइल कराया, रन कराया, Alt+F5 करेंगे तो हमें आउटपुट दिख जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है। लेकिन कुछ कंपाइलर्स के लिए ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं है, क्योंकि सी की डेफिनीशन ये कहती है कि अगर हम कोई फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हमें उसके करेस्पॉन्डिंग हेडर फाइल, यानी कि जहाँ पे वो फंक्शन डिफाइन है, वो इंक्लूड करना जरूरी है। तो जैसे मान लिया हमने यहाँ पे प्रिंटफ जो है stdio.h के अंदर अवेलेबल होता है, तो हमें इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा, जो कि इस तरह से होगा stdio.h। आज के इस सेशन में हम एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम समझेंगे और डिफरेंट कंपाइलर्स पे हम सी के प्रोग्राम को कैसे रन कराते हैं ये भी समझेंगे। हालांकि सभी लोग, काफ़ी सारे लोग इस बात से फेमिलियर होंगे कि प्रोग्राम को कैसे रन कराते हैं, या कुछ लोग एक ही कंपाइलर यूज करते हैं तो दूसरे कंपाइलर की ज़रूरत नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम ये सारी डिटेल सीखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी हमारे प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स होते हैं और ऐसे प्रोग्राम्स को हम एक से ज़्यादा फाइल्स में लिखते हैं।
तो जैसे मान लिया हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, जैसे stdio के अंदर कुछ फंक्शंस डिफाइन हैं, इसी तरह से हो सकता है कि हम एक दूसरा सी का प्रोग्राम बनाएं p2.c, इसके अंदर केवल फंक्शन डिफाइन कर दें, जैसे void sqrt इन या फ्लोट sqrt int फैक्टोरियल। तो इस तरह के अगर हम हो सकता है मैथमेटिकल फंक्शंस कुछ यहाँ पे डिफाइन कर दें, ठीक है। sqrt की जगह कोई और फंक्शन हमारा डिजायर्ड फंक्शन हो सकता है। तो फंक्शन एक फाइल में रख दिया, और अब फायदा इस फाइल का ये है कि अगर हमें किसी प्रोग्राम में जरूरत है इन फंक्शंस की, तो यहां डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल इस फाइल को इंक्लूड करने की जरूरत पड़ेगी। यहां पे ध्यान ये रखना है कि इस फाइल के अंदर मेन मेथड नहीं होगा, क्योंकि जब हम इस फाइल को p1.c के अंदर इंक्लूड करेंगे तो यहाँ ऑलरेडी मेन मेथड है, और यहाँ भी मेन होगा तो दो मेन मेथड हो जाएंगे। तो एक प्रोग्राम के अंदर दो मेन मेथड नहीं रह सकते। तो इस फाइल को हमें इंक्लूड करना है, तो हम इस तरह से लिखेंगे हैश इंक्लूड डबल कोट्स में p2.c। अब यहाँ पे मैंने इस फाइल को डबल कोट्स में इंक्लूड किया है। हम चाहें तो लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर भी इस फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं। उस केस में क्या है कि p2.c उसी फाइल उसी फोल्डर में पड़ी होनी चाहिए जहां पे stdio.h है, यानी कि डबल कोट्स एंटायर कंप्यूटर में सर्च करता है और लेस देन ग्रेटर देन हमारा स्पेसिफिक डायरेक्टरी में सर्च करता है, जो कि हमारे कंपाइलर की सेटिंग में गिवन होती है। अच्छा, दूसरी एक चीज और है कि यहां से फंक्शन को कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न होना चाहिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कंप्लीट सी प्रोग्राम, पहले आपने देखा कि ये मेन के अंदर केवल प्रिंटफ लिखा था, अब हम इसी प्रोग्राम को कंप्लीट लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शनल चीज थी कि हम रिटर्न टाइप लिखें ना लिखें तब भी चल जाता था, तो इसे रिटर्न टाइप आपको लिखना है, और डिफॉल्ट रिटर्न टाइप इसका इंट होता है। तो हमें यहाँ से एक वैल्यू भी रिटर्न करानी पड़ेगी, और वो हम नॉर्मली जो वैल्यू रिटर्न कराते हैं वो होती है जीरो वैल्यू जो होती है। पहली बात तो ये समझना है कि ये वैल्यू क्यों रिटर्न कराते हैं, किसको रिटर्न होती है। तो मेन फंक्शन जो होता है वो हमारा किसके अंडर में रन होता है, दिस रन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई फंक्शन फैक्ट नाम का बनाया है, तो अगर यहाँ पे इंट n है और ये इंट फंक्शन है, तो अगर हमने मान लिया यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है, इस फंक्शन को हम मेन में कॉल करते हैं, तो ये मेन को वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि दिस फंक्शन इज कॉल्ड बाय मेन, बट मेन इज कॉल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, सो मेन विल रिटर्न वैल्यू टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट टेल्स द रनिंग स्टेटस ऑफ द प्रोग्राम, whether प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड सक्सेसफुली और विद एरर्स। तो जीरो इंडिकेट ये करता है कि प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड सक्सेसफुली, जीरो मीन्स टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। अब जीरो की जगह हमारे पास कुछ कंपाइलर के अंदर कांस्टेंट डिफाइन होते हैं, जैसे यहां पे जीरो के लिए एग्जिट अंडरस्कोर सक्सेस, तो इन प्लेस ऑफ जीरो वी कैन आल्सो राइट एग्जिट अंडरस्कोर सक्सेस। दोनों एक ही बात है, ये प्री डिफाइंड कांस्टेंट है और हम कांस्टेंट इसकी वैल्यू जीरो है, जैसे कि हैश डिफाइन से हम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, ये उसी तरह से कांस्टेंट डिफाइंड है, और बजाय इसके हम जीरो भी लिख सकते हैं। तो अब ये हमारा कंप्लीट सी का प्रोग्राम बन गया है। अब जैसा कि हम जानते हैं कंपाइलर हमारा एक प्रोग्राम होता है, जैसे ये मान लिया कंपाइलर है, वो करता क्या है, नॉर्मली जो ज़्यादा लोगों को डेफिनेशन पता होती है वो ये होती है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है। तो ये जो डेफिनेशन है ये स्पेशलाइज्ड डेफिनेशन है। स्पेशलाइज्ड मतलब स्पेशल केस में, यानी कि एक केस, लेकिन बाकी के केसेस हमने छोड़ दिए हैं। तो कंपाइलर की सही डेफिनेशन क्या है, कंपाइलर की डेफिनेशन है कि इट इज ए प्रोग्राम which converts a program written in one language into equivalent program written in another language। तो दिस इज करेक्ट डेफिनेशन। तो अभी हम यहाँ पे सी का यहाँ पे सोर्स प्रोग्राम है, क्योंकि ये सी का कंपाइलर है, सी कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम
यानी कि .c एक्सटेंशन होगा, और इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है अलग अलग कंपाइलर पे अलग अलग बनती है। तो अगर हम टर्बो सी की बात करें या डेव C++ की बात करें तो ये हमारी p1.exe यानी विंडोज एनवायरनमेंट में .exe फाइल बनती है। लेकिन अगर यूनिक्स एनवायरनमेंट में इस प्रोग्राम को आप रन कराते हैं तो .object फाइल बनती है, .o फाइल बनती है ऑब्जेक्ट। तो a.out जैसे बनती है, उसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हुआ, ये एक तरह से ब्लैक बॉक्स व्यू ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम, यानी अंदर क्या हो रहा है ये नहीं पता है। हमने इनपुट प्रोग्राम दिया p1.c और हमें आउटपुट p1.exe मिल गई, हमें केवल इतना पता है। लेकिन आज जो हम समझेंगे वो ये देखेंगे कि कंपाइलर के अंदर क्या क्या काम होता है एक प्रोग्राम को हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में। तो ये इसके लिए जो है मैं एक डायग्राम बताऊंगा पहले। यहाँ से देखें, हमारे पास यहाँ पे वी आर हैविंग C सोर्स प्रोग्राम, दिस इज C सोर्स प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम जो हमारा फर्स्ट स्टेप पे जो पास होता है वो किसको पास होता है, एक मॉड्यूल या सॉफ्टवेयर है दैट इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर। तो ये जो C का सोर्स प्रोग्राम है ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है। ये हमारा C का सोर्स प्रोग्राम, अभी आपने देखा था स्टार्टिंग में कि ये जो मैंने मेन लिखा था या इंट मेन लिखा था, तो ये इतना सा प्रोग्राम है C सोर्स प्रोग्राम। लेकिन ओवरऑल प्रोग्राम, जैसे आप इस प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं तो कभी ध्यान दें, टर्बो C की स्पेशली अभी बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ लाइंस कंपाइल्ड, इसमें तो 4-5 लाइन है, लेकिन नंबर ऑफ लाइंस कंपाइल्ड जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे 1000 लाइन कंपाइल्ड। तो वो कहाँ से होती हैं, वो तो हमारे प्रोग्राम में इतनी दिखती नहीं, तो वो होती हमारी हेडर फाइल्स या अदर इंक्लूडेड फाइल्स। तो यानी कि प्रोग्राम जितना दिख रहा है केवल इतना ही नहीं है, इससे भी ज़्यादा है, यानी stdio.h भी इसी प्रोग्राम का पार्ट है, p2.c भी इसी प्रोग्राम का पार्ट है। तो ये सारे मिला के जो है ये हमारा प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम बनता है। तो ये कैसे बनता है, ये प्री प्रोसेसर की हेल्प से बनता है। अच्छा, प्री प्रोसेसर क्या होता है ये समझ लें। हैश इज प्री प्रोसेसर, इंक्लूड इज डायरेक्टिव। जैसे हम लिखते हैं हैश डिफाइन, हैश इंक्लूड, तो ये हमारा हैश प्री प्रोसेसर है। तो ये प्री प्रोसेसिंग करता है, प्री प्रोसेसिंग यानी कंपाइलेशन के लिए प्रोग्राम को प्री प्रोसेस करता है, रेडी करता है, यानी कंप्लीट प्रोग्राम बनाता है। तो अब जाके प्री प्रोसेसर के बाद हमें मिलेगा कंप्लीट C सोर्स कोड, सोर्स कोड बोलें या सोर्स प्रोग्राम। अभी तक ये जो सोर्स प्रोग्राम था ये कंप्लीट नहीं था। प्री प्रोसेसर ने क्या किया, जो हेडर फाइल्स थी उन्हें भी इंक्लूड करके एक फाइल बनाई जिसे हम बोल रहे हैं कंप्लीट C सोर्स प्रोग्राम। ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है, और अब ये वाला जो प्रोग्राम है ये कंपाइलर को पास होगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हमारा कंपाइलर को पास होगा। और कंपाइलर क्या जनरेट करता है, जो हम नॉर्मली अभी जो हमने समझा कि कंपाइलर एक लाइन में हमने समझा कि exe दे देता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके बीच में और भी प्रोसेसेस या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो कंपाइलर हमारा असेंबली लैंग्वेज कोड जनरेट करता है इक्विवेलेंट। जैसे यहाँ पे हम लेके चले थे p1.c लेके चले थे, तो यहाँ पे p1.c के साथ हेडर फाइल्स भी आ गई, और यहाँ पे p1 के इक्विवेलेंट असेंबली कोड जनरेट होगा, p1.asm मान लेते हैं हम अभी। तो ये असेंबली कोड होगा, असेंबली कोड जनरेट होगा, और ये असेंबली कोड क्या होगा, असेंबलर को पास होगा। असेंबलर हमारे एक अदर से दूसरा कंपाइलर है, असेंबलर को भी हम कंपाइलर बोलते हैं। असेंबलर इज ए ट्रांसलेटर प्रोग्राम व्हिच कन्वर्ट्स कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू इक्विवेलेंट कोड रिटन इन मशीन लैंग्वेज। तो आप देखिए यहाँ पे असेंबलर का जो आउटपुट आएगा वो मशीन कोड आएगा, मशीन कोड। लेकिन ये जो मशीन कोड होगा ये क्या होगा, इसकी खासियत है कि ये रीलोकेटेबल होगा। ये जरा ध्यान देने वाली बात है, रीलोकेटेबल कोड। रीलोकेटेबल का मतलब ये हुआ, अब ये इसे अलग से समझना पड़ेगा, रीलोकेटेबल क्या होता है अभी हम समझते हैं। और ये रीलोकेटेबल कोड जो होता है ये हमारे अगले जो मॉड्यूल होता है या सॉफ्टवेयर होता है वो होता है लोडर या लिंक एडिटर। लिंक एडिटर या लिंकर भी बोल सकते हैं।
तो ये लोडर या लिंक एडिटर को पास होता है। तो लोडर लिंक एडिटर क्या करता है, एब्सोल्यूट, SOLUTE, एब्सोल्यूट मशीन कोड। मशीन कोड का मतलब एग्जीक्यूटेबल कोड, मशीन कोड, इसे हम एग्जीक्यूटेबल कोड भी बोल सकते हैं, एग्जीक्यूटेबल कोड। तो ये एब्सोल्यूट मशीन कोड जनरेट करता है। यानी अगर टर्बो सी की बात करें तो ये P1.exe फाइल होगी। ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये P1.exe फाइल होगी है। तो अब आप देखिए कंपाइलर में हमने दिया सी का सोर्स प्रोग्राम, एक तरह से यहाँ पे ये वाला जो चीज थी यहां से लेके ये हमारा कंपाइलर है, अंदर की बात है, ये हमारा कंपाइलर है। यानी ये इतने स्टेप्स हमने नहीं देखे थे, तो फिर भी हम अभी यहां समझ लेते हैं। तो ये एब्सोल्यूट मशीन कोड है। तो अब हमें समझना है कि एक मशीन कोड ये भी है और दूसरा ये भी मशीन कोड है। तो दोनों मशीन कोड में अंतर क्या है कि ये वाला मशीन कोड रन हो सकता है, बट ये वाला मशीन कोड रन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस होगा वो एब्सोल्यूट नहीं होगा, फिजिकल नहीं होगा, यानी मेमोरी एड्रेस नहीं होगा, बल्कि लॉजिकल एड्रेस होगा। इंस्ट्रक्शन का यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस होगा, और जबकि इस एग्जीक्यूटेबल कोड में इंस्ट्रक्शन का फिजिकल एड्रेस होगा। फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस का मतलब हुआ एक्चुअल एड्रेस या एब्सोल्यूट एड्रेस। तो अगर आपको लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस पता है तो ये बात क्लियर हो गई होगी। नहीं तो हम इसको एक बार और जरा सा डिस्कस कर लेते हैं कि लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस क्या होता है। तो लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस समझने के लिए हमें थोड़ा सा कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम समझना पड़ेगा। तो हमें पता है कि ये सीपीयू होता है और हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सीपीयू में रन होते हैं। यहाँ पे सीपीयू के अंदर हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर्स होते हैं, जैसे ALU होता है और भी रजिस्टर्स होते हैं। तो ये हमारा इनपुट डिवाइस होती है। अगर मेमोरी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कैश मेमोरी होती है, इसके बाद हमारी जो है मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी जिसे हम प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं, और इसके बाद हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी जिसे कि हम हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, ये हार्ड डिस्क है। तो प्रोग्राम हमारा ज़्यादा इसको डिटेल में हम मेमोरी आर्किटेक्चर नहीं समझते हैं। तो हमारा P1.C यहाँ पड़ा हुआ है। P1.C पहले हमने टाइप किया तो यहाँ रहा, फिर इसके बाद हमारा जब सेव कर दिया तो P1.C हार्ड डिस्क में पहुँच गया। अब जब हम कंपाइल कराते हैं तो कंपाइलर के बाद उसका एग्जीक्यूटेबल कोड बना, मशीन कोड बना। अब मशीन कोड दो थे, लॉजिकल एड्रेस। तो सीपीयू जो होता है वो क्या करता है, लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। यहाँ पे ध्यान दें, सीपीयू हमारा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा। ये प्रोग्राम है, यहाँ पे प्रोग्राम है। तो सीपीयू ने हर एक इंस्ट्रक्शन का लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया। थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे मान लिया मेन है और यहाँ पे S1 इंस्ट्रक्शन है, S2 इंस्ट्रक्शन है, S3 इंस्ट्रक्शन है, ये इस तरह से और भी इंस्ट्रक्शन है। तो जब लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है तो हर एक इंस्ट्रक्शन का एक एड्रेस होता है। जैसे मान लिया इसका एड्रेस है 805, और मान लिया अगर ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो अगली इंस्ट्रक्शन होगी हमारी 807 पे। S2 मान लिया 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ये 2 बाइट की थी, तो ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो हमारा ये हो जाएगा 810 एड्रेस पे S3 स्टोर होगी। तो इसी तरह से तो जो सीपीयू जनरेट करता है वो लॉजिकल एड्रेसेस जनरेट करता है। और ये जो मेमोरी है, मेन मेमोरी, इसका अगर हम देखें तो मेन मेमोरी के एड्रेसेस कुछ ज्यादा बड़े रेंज के होते हैं। जैसे मान लिया ये है 60,000, ठीक है, इसी तरह से हो सकता है 80,000। यहाँ पे मेमोरी में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स रन होते रहते हैं, और हमें ये पता है कि किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन कराने के लिए उसका मेन मेमोरी में प्रेजेंट होना मस्ट है। जब तक वो प्रोग्राम मेन मेमोरी में ट्रांसफर नहीं होगा, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी से फिर कैश मेमोरी में आता है, और कैश मेमोरी से एक एक कुछ इंस्ट्रक्शन जो रिक्वायर्ड होती हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर हो जाती हैं, और फिर वो पीसी के अकॉर्डिंग, प्रोग्राम काउंटर के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती रहती हैं।
तो अभी हम इस चीज को ज्यादा डिटेल में नहीं समझ रहे हैं। तो लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस पे हम ध्यान देते हैं। तो लॉजिकल एड्रेस जनरेट हुआ। अच्छा, प्रोग्राम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में रन होता है, तो ये सीपीयू रिक्वेस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से कि टेल मी द अवेलेबल एड्रेस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ही खुद एक अवेलेबल एड्रेस बताता है जहां पे हमारा प्रोग्राम यहाँ पे मेन मेमोरी में स्टोर होगा। तो मेन मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर होने के लिए फिजिकल एड्रेसेस चाहिए। अभी हमारे पास क्या है, लॉजिकल एड्रेसेस। तो अब यहाँ पे एक बेस रजिस्टर होता है, बेस एड्रेस होता है, बेस एड्रेस। ये बेस एड्रेस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री एड्रेस इस पे स्टोर कराता है। तो जैसे मान लिया अभी हमारे पास 60,000 लोकेशन पे मेमोरी स्पेस फ्री है, तो 60,000 पे बेस एड्रेस हो गया, तो ये दोनों एड्रेस मिलके प्लस हो जाएंगे और फिर हमारा ये फिजिकल एड्रेस यानी मेमोरी का एड्रेस मिलता जाएगा। तो जैसे पहली वाली इंस्ट्रक्शन S1 कहां पे स्टोर होगी, 60,000 प्लस 805, इसका मतलब हुआ 60,805 एड्रेस पे S1 स्टोर होगा। इसी तरह से बेस एड्रेस में इन लॉजिकल एड्रेस को जोड़ते जाएंगे तो ये S1, S2, S3 इंस्ट्रक्शन यहां पे स्टोर हो जाएंगी। तो इससे हमें यह समझ में आया कि जब तक इंस्ट्रक्शन का फिजिकल एड्रेस नहीं मिलेगा तब तक वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में नहीं आ सकती, और जब तक मेमोरी में नहीं आएंगी तब तक वो प्रोग्राम हमारा रन भी नहीं हो सकता है। दूसरा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करने का जो एडवांटेज है वो ये है कि मान लिया अभी हमने प्रोग्राम रन कराया, इसके बाद प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट टाइम मान लो नेक्स्ट डे हमने फिर से प्रोग्राम ओपन किया और फिर हम प्रोग्राम को रन कराना चाहते हैं। उस टाइम पे मान लिया 60,000 लोकेशन पे कोई दूसरा प्रोग्राम रन कर रहा है, तो इस बार 80,000 लोकेशन पे ऑपरेटिंग सिस्टम ने बताया कि मेमोरी फ्री है। तो क्या होगा कि बेस एड्रेस में इंस्टेड ऑफ 60,000 दिस टाइम 80,000 विल बी लोडेड। तो अब जो हमारा प्रोग्राम स्टोर होगा मेमोरी में वो कहां होगा, 80,000 प्लस 805, यानी 80,805 लोकेशन पे S1 होगा, इसी तरह से S2, S3, S4। तो इसका फायदा यह हुआ, रिलोकेटेबल कोड जनरेट होने का मतलब यह है कि हमारा प्रोग्राम जो भी मेमोरी एरिया फ्री होगा उस मेमोरी एरिया में रन कर सकता है। तो ये हमारा और डायनामिक है। अब दूसरा एक तरीका सोच के देखें, जैसे कि अगर ये हमारा फिजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा होता तो उसमें बाउंडेशन ये हो जाती कि हमारे प्रोग्राम को एक ही मेमोरी एरिया में रन करना पड़ता। अगर वो मेमोरी एरिया खाली नहीं होता तो हम प्रोग्राम को नहीं रन करा सकते थे। तो इसलिए लॉजिकल एड्रेस जनरेट होने का फायदा यही है। तो अब आप फिर से एक बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं यहाँ पे कि ये रिलोकेटेबल मशीन कोड जनरेट हुआ। रिलोकेटेबल मशीन का मतलब यह है कि लॉजिकल एड्रेसेज हैं अभी कोड के, और लोडर लिंकर क्या करता है, बेस एड्रेस लेता है और बेस एड्रेस लेने के बाद हर एक इंस्ट्रक्शन का एब्सोल्यूट या फिजिकल एड्रेस जनरेट करता है और प्रोग्राम हमारा वहां पे सेव हो जाता है मेमोरी में और फिर रन होता है। तो इसमें प्रोग्राम के रनिंग में मुझे इतना ही बताना था, और अब हम इसके बाद कुछ और चीजें देखेंगे कि हम सी के प्रोग्राम को रन कैसे कराते हैं। तो अभी हम एक्चुअली टर्बो सी, इसके कंपाइलर्स कौन कौन से हैं ये आप समझ लें, डिफरेंट कंपाइलर्स। तो जैसे हम पहले बात करें कि टर्बो C2 कंपाइलर है। अच्छा, एक ध्यान और दें कि बहुत बार क्या होता है कि हम सी का प्रोग्राम इनकरेक्ट लिखते हैं लेकिन एरर नहीं आती, क्योंकि हमारे पास परफेक्ट कंपाइलर नहीं होता है, तो हमें पता भी नहीं चल पाता क्या सही है क्या गलत है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं एक दो बताता हूँ, चीजें बताता हूँ। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे मेन लिखा और यहाँ पे हमने लिखा इंट a इज इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6, और यहाँ पे मान लिया हमने स्कैनएफ कराया, स्कैनएफ %d एम्परसेंड, वैसे हमने वैल्यू लिख लिया है तो इसकी जरूरत नहीं है स्कैन कराने की। चलो मान लिया हमने इंट a और b दो वेरिएबल्स डिक्लेयर की, इसके बाद दोनों की वैल्यू हमने एम्परसेंड a एंड एम्परसेंड b करके स्कैन कराई, एम्परसेंड a एंड एम्परसेंड b करके स्कैन कराई। अब नेक्स्ट लाइन में हम लिख रहे हैं इंट सम इक्वल टू a प्लस b, प्रिंटफ
%d एंड s। देखिए प्रोग्राम क्या है, ये प्रोग्राम चल जाएगा, लेकिन ये C का प्रोग्राम जो है इनकरेक्ट प्रोग्राम है। अगर आप इसे टर्बो C3 कंपाइलर पे रन कराएंगे, टर्बो C3 पे, अभी हम दूसरे कंपाइलर की भी बात करेंगे, टर्बो C3 पे रन कराएंगे तो ये प्रोग्राम चल जाएगा, आउटपुट भी आएगा। तो हमें पता नहीं चल पाया कि एरर क्या है। क्यों? क्योंकि ये C++ का कंपाइलर है और ये कोड C++ में वैलिड है, लेकिन C में वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि C में हम जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका डिक्लेरेशन जो है फंक्शन के बिगिनिंग में ही कर सकते हैं, या तो ग्लोबल डिक्लेयर कर सकते हैं या फंक्शन के बिगिनिंग में ही कर सकते हैं। डायनामिक डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इज नॉट अलाउड इन C लैंग्वेज। तो यहां पे ये लाइन गलत है। इसी तरह से और दूसरा एग्जाम्पल देखें, कई बार हम क्या होता है कि यहां पे लिख देते हैं फॉर इंट i इक्वल टू 1 से अप टू सो ऑन। तो ये प्रोग्राम हम लिखते हैं, ये प्रोग्राम चल जाता है, हम समझते हैं कि ये एकदम सही है। क्यों? क्योंकि कंपाइलर एरर नहीं देता। तो ये इसमें भी वही हो गया, i को यहां पे हम डायनामिक डिक्लेरेशन दे रहे हैं, तो ये गलत है। C क्या करता है, C अलाउज डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ फंक्शन, बीच में हम नहीं कर सकते। तो ये तभी पता चल पाएगा जब आप सही कंपाइलर यूज करेंगे। तो ये C में गलत है, C++ में ओके है। ठीक है, तो अभी हम C पढ़ रहे हैं, C++ नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये टर्बो C2 कंपाइलर है, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा स्पेशली, तभी जाके अवेलेबल हो पाएगा। अर्लियर जो है, पहले जो है अवेलेबल हो जाता था, क्योंकि टर्बो C2 जब C++ नहीं थी तो टर्बो C2 कंपाइलर ही अवेलेबल था, तो इसलिए हमें पता चल जाता था कि एरर्स कहाँ पे हैं। दूसरा कंपाइलर ये है टर्बो C3, फिर तीसरा है डेव C++, फिर बोरलैंड C++, बोरलैंड C++, ये हैं। और भी बहुत सारे कंपाइलर हैं, जैसे कि कोड ब्लॉक है, कोड ब्लॉक पे भी रन करा सकते हैं। दूसरी एक चीज मैं और यहाँ पे कहूँगा, कोड ब्लॉक पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि गलत प्रोग्राम है, लेकिन वो सही नहीं, गलत नहीं बताता है, एरर्स नहीं बताता है। तो कोड ब्लॉक जो है परफेक्टली वैलिड नहीं है। मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि दूसरे कंपाइलर में परफेक्टली रन होते हैं, लेकिन कोड ब्लॉक में उसका आउटपुट सही नहीं आता है। तो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इसको आप खुद ही वैलिडेट करें। आगे हम किसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कौन से प्रोग्राम्स हमारे रन नहीं हो पाते हैं। एक मिनट। तो ये तो हमारे जो कंपाइलर्स हैं ये हमारे विंडोज पे ज़्यादातर चलते हैं, लेकिन यूनिक्स के लिए C के कंपाइलर्स अलग हैं और उनके नाम, जैसे कि एक हमारे पास CC कंपाइलर है, दूसरा C++ कंपाइलर है, G++ कंपाइलर है, GCC कंपाइलर है। तो दीज आर द वेरियस कंपाइलर्स व्हिच यू कैन यूज टू कंपाइल एंड रन एनी C प्रोग्राम। अब एक्चुअली इन कंपाइलर्स पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये GUI बेस्ड हैं और ज़्यादातर लोग इन कंपाइलर्स से फेमिलियर हैं। और भी कंपाइलर्स अवेलेबल हैं, लेकिन अभी हम कुछ यूनिक्स के कंपाइलर की बात करेंगे। और यूनिक्स के कंपाइलर में भी अभी हम डिफरेंस की बात नहीं करेंगे। नॉर्मली लोग जैसे CC यूज करते हैं या GCC यूज करते हैं ज़्यादातर लोग C के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। G++, C++ भी आप यूज कर सकते हैं, इनमें वेरिएशंस हैं हालांकि, लेकिन आपके सारे C के प्रोग्राम्स यहाँ पे रन हो जाएंगे। तो हम ये देखेंगे अब कि यूनिक्स एनवायरनमेंट में C के प्रोग्राम को कैसे रन कराते हैं। तो एडिटर आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि जैसे ये यूनिक्स की सेल होती है, यहाँ पे आप कमांड प्रॉम्प्ट है एक तरह से विंडोज का, और दिस इज आल्सो कॉल्ड कमांड इंटरप्रेटर। तो यहाँ पे आपको फाइल बनानी है तो एडिटर यूज करना पड़ेगा, कोई सा भी एडिटर यूज करें। जैसे हम VI एडिटर यूज कर लेते हैं। VI यहाँ पे हम लिखते हैं program1.c। तो ये हमारा एडिटर इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसको मैं एज इट इज यहीं पे बता दूंगा जैसा कि मशीन पे दिखता है। तो ये हमारा एडिटर है, इस तरह से एडिटर दिखेगा आपको। डॉलर प्रॉम्प्ट पे VI program1.c, यानी जो भी आप प्रोग्राम का नाम रखना चाहते हैं, बट एक्सटेंशन .c होना चाहिए, स्मॉल c। ठीक है, प्रोग्राम का नाम आप कुछ रखें।
तो ये हमारा एडिटर हो जाएगा। अब ये एडिटर पे हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एडिटर अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, और हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आप सी का प्रोग्राम बना लेते हैं और उसे सेव कर लेते हैं program1.c नाम की फाइल में। हालांकि थोड़ा सा मैं 1 मिनट के लिए जरा इस एडिटर को डिस्कस कर सकता हूं कि ये एडिटर हमारा 3 मोड में काम करता है। एक तो कमांड मोड जिसमें कि कीबोर्ड की सारी की कमांड की तरह काम करती हैं। दूसरा इंसर्ट मोड जिसमें आप टाइप कर सकते हैं एडिटर पे। तीसरा एक्स कमांड मोड जिसपे कि आप प्रोग्राम से रिलेटेड जैसे सर्चिंग है, सेव है, ये सब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो जैसे यहाँ पे इंसर्ट करके आपने वही प्रोग्राम लिख लिया, #include stdio.ha, इस तरह से करके आपने एक हेलो मैसेज stdio.h करके एक हेलो मैसेज प्रिंट कराने का आपने प्रोग्राम लिख लिया। जब प्रोग्राम लिख लेंगे तो एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कॉलन एक्स कमांड मोड में आएंगे और WQ यानी राइट एंड क्विट करेंगे तो ये प्रोग्राम हमारा सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद प्रोग्राम को रन कराने के लिए आपको क्या करना है, CC और प्रोग्राम का नाम PROG1 नाम दिया था हमने .c, और यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे तो अगर कोई एरर नहीं है तो ये डॉलर प्रॉम्प्ट आ जाएगा साइलेंटली। अगर एरर है तो यहाँ पे एरर आएगी, फिर डॉलर प्रॉम्प्ट आएगा। तो ये ध्यान देना है कि अगर डॉलर प्रॉम्प्ट प्रोग्राम एकदम करेक्ट है तो डॉलर प्रॉम्प्ट इसी की अगली लाइन में आ जाएगा, और नहीं तो यहाँ एरर्स होंगी, लाइन नंबर्स होंगे, एरर्स का डिस्क्रिप्शन होगा और फिर उसके बाद डॉलर प्रॉम्प्ट आएगा। तो अभी हम मानते हैं प्रोग्राम एकदम करेक्ट है और हमने कंपाइल किया, प्रोग्राम रन हो गया, डॉलर प्रॉम्प्ट आ गया। तो अब क्या है कि यहाँ पे प्रोग्राम रन हो गया, कैसे पता चलेगा, केवल इसी से कि ये डॉलर प्रॉम्प्ट आ गया तो रन हो गया। तो रन होने के बाद हमें पता है कि इसकी ऑब्जेक्ट या एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी होगी। तो वो कौन से नाम से बनी होगी, तो वो कैसे देखेंगे, तो इसके लिए आप यहाँ पे ls कमांड, यूनिक्स में बहुत सारे कमांड हैं जिनकी हेल्प से आप फाइल्स को लिस्ट कर सकते हैं। ls से फाइल्स लिस्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपकी ls जो है जब आप करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट आएगा। एक तो फाइल है program1.c फाइल पड़ी हुई है, दूसरी a.out फाइल और बनेगी, इसके बाद डॉलर प्रॉम्प्ट आएगा। कुछ और फाइल्स पड़ी हुई हैं तो वो यहाँ पे लिस्टेड होंगी। तो a.out हमारी क्या है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है। इसको रन कराने के लिए आपको डॉट लगाना है डॉलर प्रॉम्प्ट के बाद, और ये // लगाना है, / और देन लिखना है a.out। तो अगर ये मेरा printf हेलो वाला प्रोग्राम है जो अभी हमने डिस्कस किया था, printf हेलो वाला, तो ये हेलो और न्यू लाइन भी मैं लगा देता हूं यहाँ पे। तो ये हमारा यहाँ पे हेलो मैसेज आउटपुट में आ जाएगा और फिर से डॉलर प्रॉम्प्ट आ जाएगा। अगर न्यू लाइन नहीं लगाते तो हेलो के बाद ही डॉलर आ जाएगा। ठीक है, तो .a.out / तो इसको पाथ में लाने के लिए है, और a.out जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन कराने के लिए। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा, अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि जैसे मान लो अगली बार मैंने program2.c बनाया, यहाँ स्पेस नहीं है, ध्यान दें, एक साथ है program1.c। तो अगली बार मैंने program2.c बनाया, उसको भी मैं इसी तरह से रन कराता हूँ, cc program2.c। तो उसकी भी जो एग्जीक्यूटेबल कोड होगा वो a.out में ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं हर एक प्रोग्राम के करेस्पॉन्डिंग एग्जीक्यूटेबल कोड स्टोर करके रखना चाहता हूं तो नहीं रख पाऊंगा। तो इसलिए अगर exe फाइल हर एक की, exe तो होती नहीं पर ऑब्जेक्ट फाइल हर एक प्रोग्राम की अलग अलग हम रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा cc -o, माइनस स्विच है, ऑप्शन है, o मतलब ऑब्जेक्ट फाइल, और ऑब्जेक्ट फाइल का नाम आप जो भी देना चाहें, जैसे PRG1 या प्रोग्राम PROG1, जो भी आप नाम देना चाहें, सेम नाम दे सकते हैं, अलग नाम भी दे सकते हैं। और इसके बाद C की सोर्स फाइल का नाम program1.c ये देंगे। तो इसके बीच में आप स्पेस दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते। O के जस्ट बाद ही आप प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड है, ऑब्जेक्ट या एग्जीक्यूटेबल कोड, ऑब्जेक्ट या एग्जीक्यूटेबल कोड, और -o जो है ये हमारा स्विच है। तो इनके बीच में स्पेस रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब इस बार अगर आप देखेंगे तो .a.out फाइल नहीं बनेगी, ls करके देख सकते हैं आप। इस बार क्या है, program1.c और program1 फाइल बनेंगी।
ये PRG1 रखा था मैंने नाम, तो PRG1 नाम की फाइल बनेगी। जो नाम रखेंगे वही फाइल बनेगी। तो ये ध्यान दें। अब a.out पहले से भी पड़ी होगी तो कैसे पता चलेगा, तो उसको रिमूव कर सकते हैं। कमांड है rm फाइल का नाम a.out। तो यूनिक्स के कमांड बहुत सारे हैं, तो उसको सेपरेटली आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बट फिलहाल ये ऑब्जेक्ट कोड बन गया PRG1 में। तो अब इसे रन कराने के लिए, अब हमें ये पता है कि a.out जो आया था वो इस बार PRG1 में आया है। तो इस चीज को रन कराने के लिए हमें क्या ./ और PRG1 लिखना है, PRG1। तो ये इसका आउटपुट हेलो करके आ जाएगा, हेलो, और यहाँ पे डॉलर प्रॉम्प्ट आ जाएगा। अब बाकी जो मैंने जैसे कंपाइलर बताए थे, GCC कंपाइलर बताया था, तो GCC से भी आप रन करा सकते हैं, सेम आउटपुट आएगा। जैसे मैं इस बार प्रोग्राम 2.c रन कराना चाहता हूं, तो आप प्रोग्राम 2.c रन करा सकते हैं। रन कराने में सेम तरीका है, तो इसको भी a.out फाइल बन जाएगी, ./ a.out से इसे रन करा लेंगे तो इसका आउटपुट आ जाएगा।